सो है एवरीवन। अभी हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन का स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो एक है, वो आ भी नहीं सकता है। और जैसे कि पहले भी बोला कि कोई भी साइंटिस्ट का जो यूनिट वाइज स्टार्टिंग में समरी होगा वो छोड़िएगा नहीं। तो यहाँ में अर्नेस्ट मेयर का 1904 से 2004 तक, ठीक है, सेंचुरी था, याद रखिएगा इनका जन्म एंड डेथ। 5 जुलाई 1904 को जन्म हुआ था, कहाँ में, जर्मनी में। ठीक है, फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये इवोल्यूशन के बारे में काफ़ी स्टडी किए थे, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा गया था। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से थे ऑल टाइम का। ठीक है, फिर इन्हें हार्वर्ड ज्वाइन किया, वहाँ में 1953 में, रिटायर्ड हुआ 1975, वहाँ में टाइटल लिया अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस। ठीक है, अपने 80 साल के रिसर्च करियर में इन्होंने, ये याद रखना, ऑर्निथोलॉजी पे भी रिसर्च किया। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड, टेक्सोनोमी तो पता ही, नामकरण। जू जियोग्राफी, जू मतलब एनिमल, जियोग्राफी मतलब पास्ट प्रेजेंट एनिमल सब कहाँ था, उनका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी स्टडी किया। इवोल्यूशन तो किया ही है, सिस्टेमेटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी भी। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेसिस का डाइवर्सिटी कंसेप्ट दिया, स्पेसिस कंसेप्ट दिया, बायोलॉजिकल स्पेसिस कंसेप्ट दिया, जो डेफिनेशन पढ़ाया था मैंने। और इन्हें 3 प्राइज मिला था, इसलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। वो प्राइज क्या है? बल्जन प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज 1999 में, याद रखना। ये इनिशियल का कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है, जो भी बताया, एक दो का मतलब मुझे बताना था, मैंने बताया, बाकी आपको शॉर्टली लिख के इनका बात तो थोड़ा याद कराना पड़ेगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं। और ये बहुत ही एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आए। तो इसको बहुत ही सिंपल से इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं। सब बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग होने के लिए कुछ तो कैरेक्टर या फीचर होना पड़ेगा। एक होता है कुछ कैरेक्टर और एक होता है कुछ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, फीचर मतलब क्या? कैरेक्टर, मेरा हेयर है, मेरा हाथ है, नाक है, कान है, सब फीचर है। डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ मेरे में लिविंग में मिलेगा, ये नॉन लिविंग में नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा डिफाइनिंग फीचर। फीचर मतलब देखो, इसका भी फीचर क्या है? ब्लैक कलर है या हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, मेरा भी फीचर है। डिफाइनिंग में कब बोलूंगा? जब दुनिया का हर लिविंग में मिलेगा, मुझ में मिलेगा, ईस्ट में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा, वायरस में, वायरस तो नहीं है, इन बिटवीन में है, मतलब हर लिविंग, फंजाई, सब में मिलेगा, और नॉन लिविंग एक में भी नहीं मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, मेरे बॉडी में केमिकल रिएक्शन कंस्टेंटली चल रहा है, खाना खाया, टूट रहा है, फिर बनना है तो बन रहा है, क्या वो मेटाबॉलिज्म इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा। मेरा कॉन्शियसनेस है, अचानक कोई लाइट मारेगा तो मैं आंख बंद कर दूंगा, कोई मुझे थप्पड़ मारेगा मुझे पता चलेगा, कोई चीज वहां से फेंका मैं हट जाऊंगा, तो आई कैन फील एंड सेंस। क्या इसको कुछ भी करो उसे पता चलेगा? नहीं। तो सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया का कोई भी लिविंग चीज है उसको वो फील होगा, उसे हम कहेंगे कॉन्शियसनेस। या दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, ईस्ट हो, उसमें मेटाबॉलिज्म चलेगा, तो मेटाबॉलिज्म को मैं डिफाइनिंग फीचर बोल सकता हूँ। कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर बोल सकता हूँ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, और एक भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, बाकी फीचर तो सब में रहेगा। तो फीचर कैरेक्टर मतलब क्या? कोई भी फीचर जो लिविंग में मिलेगा। डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या? जो सब लिविंग में मिलेगा, एक भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। इसमें आ जाएगा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम देखेंगे। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। ग्रोथ, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ग्रोथ को भी हम डिफाइनिंग बोल देंगे, बट ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है। क्यों? देखते हैं, देखो। सो ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर तो है, पहले बात, मास में बढ़ जाना एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल में बढ़ जाना। यूनिसेलुलर का एस्पेक्ट में बात कर रहा है। जैसे कि मान लो बैक्टीरिया एमीबा है, ये सबसे पहले ग्रोथ करने के लिए अपना साइज बढ़ाएगा, इंक्रीज इन मास, तो आप ग्रोथ बोलोगे। फिर ये डिवाइड कर जाएगा, एक से बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया या दो एमीबा बन जाएगा, तो भी आप इसे ग्रोथ बोलोगे। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ट्विन कैरेक्टर। बट इसे ग्रोथ नहीं बोल के हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं कि एक सेल था दो बन गया, या फिर इसे रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया था रिप्रोड्यूस करके दो बन गया। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। आप ग्रोथ बोलो, रिप्रोडक्शन बोलो, एक ही बात है, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो रहा है, बट ओनली इन विच केस? इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर के केस में, हमारे केस में ग्रोथ का मतलब बनाएंगे, रिप्रोडक्शन का मतलब अलग है। मल्टी सेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स नहीं, और हम उसे अलग अलग बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। जबकि प्रोकैरियोट्स में सिनोनिम्स है, तो हम उसे कहते हैं इंक्लूसिव इवेंट है। तो ग्रोथ तक हमने देख लिया, मास में बढ़ जाना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल में बढ़ जाना। बट क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ग्रोथ आपका डेफिनेट हो सकता है, मतलब लिमिटेड, इनडेफिनेट हो सकता है, अनलिमिटेड। ग्रोथ आपका अंदर से होगा तो इंटेंसिक, बाहर से होगा तो एक्सटेंसिक। डेफिनेट ग्रोथ हम लोग का होता है, एनिमल्स का डेफिनेट ग्रोथ है, प्लांट का भी कुछ पार्ट का डेफिनेट ग्रोथ है, हमने पढ़ा था प्लांट ग्रोथ में, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। बट जहां प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, वहां में अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, जैसे रूट टिप, शूट टिप।
हमारा ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है अंदर से, तो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक भी नॉन लिविंग में तो अंदर से ग्रोथ होगा नहीं, तो ये इरिवर्सिबल होता है। मेरा ग्रोथ इरिवर्सिबल है, मैं चाहूँ अपने आप को छोटा कर दूं तो नहीं हो पाऊंगा। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज इरिवर्सिबल एंड इट इज डिफाइनिंग फीचर। व्हाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, मान लो एक माउंटेन है, हजारों साल बाद यहाँ चीजें जमा होते होते उसका मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो हम उसे ग्रोथ बोलेंगे। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो ग्रोथ बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल होगा और ये नॉन लिविंग चीज दिखाएगा, जैसे माउंटेन बोल्डर्स, रॉक्स, सैंड माउंट्स, और ये रिवर्सिबल होता है। मान लो माउंटेन चीजों का डिपोजिशन होकर इतना साल बाद मास में बढ़ के ग्रोथ हुआ, अटका गया, खत्म हो गया। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ is reversible and that occur in non-living. Intrinsic growth all occur only in living organism and that is irreversible and defining feature. Growth is not defining feature, but intrinsic growth अगर पूछे तो आप बोल सकते हो हाँ। तो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन रॉक्स एक्सेट्रा ऑल्सो शो ग्रोथ बाय डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। तो इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं बोलोगे, क्योंकि नॉन लिविंग भी दिखा रहा है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी सिमिलर टू इटसेल्फ। अब गाय बकरी को तो जन्म देगा नहीं, गाय गाय को ही देगा, है ना, सिमिलर होना पड़ेगा। अब जैसे फंजाई रिप्रोड्यूस करता है तो ज्यादातर एसेक्सुअल स्पोर से करता है। हाइड्रा यीस्ट क्या दिखाएगा? बर्डिंग, ये सब टर्म याद रखेगा। प्लेनेरिया जो फ्लैटोम है वो क्या दिखाता है? ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया है, 3 टुकड़ा कर दो तो 3 प्लेनेरिया बन जाएगा रीजनरेट होके। फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनियम ऑफ मोसेस, ये क्या दिखाएंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो रिप्रोडक्शन तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा रहा है, तो क्या, और नॉन लिविंग तो नहीं दिखाएगा, तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जैसे कि कुछ स्टेराइल ह्यूमन कपल आप देखे होंगे जिसका लड़का बच्चा नहीं होगा, लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखा रहा, तो उसे हम डिफाइनिंग नहीं बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि कोई कोई लिविंग बींग जैसे वर्कर भी, सम ह्यूमन कपल, म्यूल जो कि मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से बनता है, वो लोग स्टेरल होते हैं, लिविंग है बट स्टेराइल है, तो इसलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में टोटल केमिकल रिएक्शन इन ए सेल या बॉडी, जिसमें टूटने वाला आएगा कैटाबॉलिज्म, बनने वाला आएगा एनाबॉलिज्म। जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस करके 2 पायरुविक एसिड बन गया, अमाइनो एसिड प्रोटीन बना दिया, तो टुगेदर मिला के मेटाबॉलिज्म बोलोगे। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे क्योंकि 100% लिविंग में मिलेगा। अब मान लो एक लैब में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, अमाइनो एसिड से मिल के मान लो प्रोटीन बना रहे हैं, तो क्या आप उसे लिविंग बोलोगे? तो आप, हम उसे लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। लिविंग क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि तो टेस्ट में बना है। नॉन लिविंग क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन वहां चल रहा है। हाँ, बट उस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन बोलेंगे कि सिंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी का रिएक्शन लाइव वहां चल रहा है, तो उस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन बोलोगे, सिस्टम को नहीं। और इन विवो इन विट्रो का मतलब क्या था? इन विवो मतलब इनसाइड बॉडी, इन विट्रो मतलब आउटसाइड बॉडी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनिज्म दुनिया का कुछ ना कुछ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेल मिलकर टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। सो दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा ही जो सेल्स से बना हुआ है, तो इसलिए हम इसे डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब क्या? एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड। ठीक है, सेंस करना एंड रेस्पॉन्ड करना, उसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। इन्वायरमेंटल स्टिमुली क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है जैसे लाइट, केमिकल हो सकता है एसिड बेस, बायोलॉजिकल हो सकता है मान लो ऑर्गेनिज्म। तो एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्स, उसी को हम कह देते हैं आपका कॉन्शियसनेस। तो ये हर लिविंग में होगा, तो इट इज डिफाइनिंग फीचर। अब एक दो लाइन है, जैसे फोटो पीरियड, लाइट का ड्यूरेशन इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को इन सीजनल ब्रीडर, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, याद रखना। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या है कि ह्यूमन साल का कोई भी महीना में रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट कोई कोई एनिमल है जैसे काउ हो गया, आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, लोग पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट का इंटेंसिटी, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उनका साइकिल्स को एक्टिवेट करता है, तो थ्रू आउट द ईयर वो एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। हम थ्रू आउट द ईयर बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो हम लोग कंटिन्यूस ब्रीड होते हैं। कोई के प्लांट है, कोई कोई एनिमल, जैसे कोई के प्लांट मान लो सब्जी पर्टिकुलर सीजन में ही आएगा, तो वो रिप्रोडक्शन जो इफेक्ट हो रहा है पर्टिकुलर सीजन में ही, तो कौन इफेक्ट कर रहा है? लाइट इफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं लाइट इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन। हमारे में कंटिन्यूस ब्रीडर में नहीं, किसमें? सीजनल ब्रीडर में। और दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग है तो उसका पास अगर केमिकल जाएगा उसका बॉडी, तो वो जरूर रेस्पॉन्ड करेगा, कोई भी हो, चाहे ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो, हम हो। और कॉन्शियसनेस को हम मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर कहते हैं। कॉन्शियसनेस मतलब होना ही होना है, पता चलता है। ऐसा किसने किया? मैंने रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्ड तो पता चलता है,
तो मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर कहता है बिकॉज अभी तक कॉन्शियसनेस का सारा स्टेप्स या लेवल पता ही नहीं कर पाए हैं, साइंस भी पता नहीं कर पाया है। वेरी न्यूरल कनेक्शन ऑल आर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस को तो हम डिफाइनिंग फीचर बोल देंगे। अब कोमा पेशेंट जो ब्रेन डेड है उसको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, ठीक है, तो उसे हम लिविंग ही बोलते हैं कोमा पेशेंट, जो पेशेंट कोमा में है, ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी रेस्पॉन्ड कर रहा है, मेटाबॉलिज्म चलेगा, उनको खाना नाक से खिलाया जा रहा है, पेशाब भी कर रहा है, पाइप में हो रहा है, नर्स चेंज करता रहेगा, बस उसको पता नहीं है, तो आप उसे डेड नहीं बोल सकते, हम ब्रेन डेड कहते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब सेल्फ अवेयरनेस। अभी जैसे कि मान लो मैंने दोपहर में भी खाना खा के आया, बहुत स्वादिष्ट खाना था, अब रात को मेरे रूम में खाना थोड़ा कुछ सही नहीं बना अगर, तो मैं क्या बोलूंगा, इस दिन का खाना बहुत अच्छा लगा, काश वैसा खाना बनता, बहुत बढ़िया लगा था। तो वो जो मैं अपने आप से सेल्फ टॉक किया, वो अच्छा है ये बुरा है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे पास है, ह्यूमन का पास ही, दुनिया का और किसी का पास नहीं है, ठीक है। मान लो एक गाय है, खेत में गया, धान खा दिया, वो गोहाली में जाकर अफसोस नहीं करेगा कि मैंने धान खा लिया किसी और का, ठीक है, वो कल फिर वहीं जाएगा मार खाने के बाद भी। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में ही होता है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि सारा ऑर्गेनिज्म में नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या है, जब भी लोअर लेवल में इंटरेक्शन होगा, हायर लेवल में एक प्रॉपर्टी राइज होगा, फिर से इंटरेक्शन होगा, हायर लेवल में एक प्रॉपर्टी आएगा, इसी को हम कहते हैं इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि मान लो सेल्स था, सेल्स मिलकर टिश्यू बना दे, एक प्रॉपर्टी आ गया, अलग अलग टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना दे, एक प्रॉपर्टी आ गया। तो जब भी लोअर लेवल में इंटरेक्शन हुआ, हायर लेवल में प्रॉपर्टी आया। बट ये सेल का प्रॉपर्टी टिश्यू में है, बट टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल में कभी नहीं होगा। अलग अलग टिश्यू मिलकर मान लो हार्ट एक ऑर्गन बन गया, हार्ट एक ऑर्गन है मेरा, ठीक है, अलग अलग टिश्यू से बना है, बट हार्ट का मैं इंडिविजुअल टिश्यू को निकालू तो क्या इंडिविजुअल हार्ट का ऑर्गन का हिसाब से एक प्रॉपर्टी बीट करना, बट क्या इंडिविजुअल टिश्यू बीट कर पाएगा अगर निकाल दू तो नहीं। तो हार्ट के पास जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल टिश्यू में नहीं होगा, बट टिश्यू से मिल के बना है हार्ट का पास वो प्रॉपर्टी। सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन इन्वॉल्व है, पेनक्रियास, डुओडेनम, में सब बहुत सारा आपका ऑर्गन, स्टोमक, के सब इन्वॉल्व है डाइजेशन में। एक को निकाल दो तो सारा काम कर पाएगा नहीं, तो अलग अलग ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए, जो एक प्रॉपर्टी आ चुका है, बट वो ऑर्गन सिस्टम का प्रॉपर्टी इंडिविजुअल में सारा प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये सब चीजें ध्यान रखेगा। तो जब भी लोअर लेवल में इंटरेक्शन होगा, एक नया प्रॉपर्टी बनेगा हायर लेवल में। जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में नहीं होगा, बट सेल का इंटरेक्शन से बना हुआ है। सिमिलरली एक माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लो तो क्या वो एटीपी बनाएगा? नहीं, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया एसन पावर हाउस ऑफ सेल के तहत एटीपी बनाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनेल का प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में नहीं होगा उस ऑर्गेनेल का, बट अराइज हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनेल, जो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उससे वो प्रॉपर्टी अराइज हुआ है। तो कंक्लूजन हम बोलेंगे, हाँ, जब भी एक लोअर लेवल में इंटरेक्शन होगा, प्रॉपर्टी बनना ही बनना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व होना ही होना है, तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर बोल देंगे। और डिफाइनिंग फीचर को याद करने के लिए इक्वल टू एम से इस पर याद रख लेना, इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये चार आपका डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं है। फिर ये एक लाइन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, डिपेंडेंट नहीं है, इवॉल्विंग, समय के साथ खुद इवॉल्व करेगा, एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम, हम लोग खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग किससे बोलोगे? तो लिविंग आप उसे बोलोगे जो सेल्फ रेप्लिकेट करेगा, इवॉल्व करेगा, ठीक है, इंटरेक्ट करेगा एंड रेस्पॉन्ड करेगा कॉन्शियसनेस, उसी को लिविंग बोलोगे। अब तो जेनेटिक्स का बात याद करो तो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए, उससे इवॉल्व हो क्या है? क्या डीएनए। तो कहीं ना कहीं आरएनए से ही डीएनए आया। तो हम बोलते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे पास्ट में था, अभी जो है, अब फ्यूचर में जो भी आने वाला है, वो तो डीएनए से ही आएगा, या फ्यूचर आर कनेक्टेड टू इच अदर, हम एक साथ कनेक्टेड है कॉमन जेनेटिक मटेरियल के साथ, ठीक है, कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट क्या सेम है? नहीं, बट टू वेरिंग डिग्री, अलग अलग। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम सब कॉमन जेनेटिक मटेरियल के साथ ही कनेक्टेड है, आरएनए से ही डीएनए है। फ्यूचर में भी कुछ नया जेनेटिक मटेरियल आज से मान लो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इवॉल्व होता है, डीएनए से ही होगा, तो कॉमन ही है, बट सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, तो टू वेरिंग डिग्री। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म का कितना डाइवर्सिटी है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो अभी तक जो रिकॉर्डेड डाटा है उसके हिसाब से 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुका है। अब ये जो स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुका है, उस स्पीसीज का हर जगह एक लोकल नेम होगा। लोकल नेम जैसे कि मान लो
असम में आपका अमरूद को मधुरी आम कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में कहेंगे आपका अमरूद, इंग्लिश में कहेंगे गुआवा। अब मान लो मैं दिल्ली में गया कोई एक दुकान में, या फिर हरियाणा में गया कोई एक दुकान में, और उस दुकानी का बीवी का नाम है मान लो मधुरी, और आसाम का कोई बंदा गया मान लो वो हरियाणा में, और बोलेगा उस फल का दुकान में मधुरी आम दो, ठीक है, तो उसको सुनाई देगा मधुरी आम दो, कान का नीचे दो लाफा बना बजाएगा, ठीक है, क्योंकि हरियाणा में लोकल नेम कुछ और होगा। तो कहने का मतलब है लोकल नेम एक स्पेसिस का होना ठीक है, बट इससे काफी प्रॉब्लमेटिक भी होगा। हरियाणा का आदमी नहीं समझ पाएगा मधुरी आम क्या है। मान लो चाइना से कोई रिसर्चर आया यहाँ में, आम मैंगो पे रिसर्च करना आया, तो वो अपना लैंग्वेज अपना लोकल नाम मेरे को बोल रहा है, सिंचो जी पूछ रहा है, मतलब कहाँ है। मेरे को तो कुछ समझ में आएगा नहीं, सिंचो जी जो भी हो, मैं तो बोलूंगा आम, समझ में आया। तो लोकल नेम का बहुत ही डिमेरिट है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा लोकल नेम रहे, चलो बहुत बढ़िया बात है, क्यों ना हम एक ऐसा नाम रखें जो पूरे दुनिया में सेम रहे। तो वही नाम को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम, जो पूरा दुनिया में सेम रहता है। और ये टू वर्ड का कैर्लोस लिनियस ने दिया था, टू वर्ड का नाम। उस सिस्टम ऑफ नेमिंग को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब दो, तो दो वर्ड का नेमिंग दिया था कैर्लोस लिनियस ने। जो साइंटिफिक नेम है, जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए पूरा दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगा, लोकल नेम रहेगा, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। तो ये कंफ्यूजन वाला प्रॉब्लम को ये चीज सॉल्व करेगा जो लिनियस ने दिया। टेक्सोनोमी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो क्लासिफिकेशन एंड नामकरण के साथ डील करेगा उसे कहोगे। और टेक्सोनोमी का बेसिक सिस्टम क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म मिला तो सबसे पहले आप उसका कैरेक्टर देखोगे, कैरेक्टर देख के आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करोगे प्लांट है एनिमल है फंगस है, फिर उसके बेसिस में क्लासिफाई कर लोगे, उसके बाद नाम दोगे। नेमिंग करने के लिए अपना अपना प्रिंसिपल्स होता है, खुद हम नहीं दे सकते। मान लो प्लांट है तो हम आईसीबीएन का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और अगर एनिमल है तो हम इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का फॉलो करेंगे। वायरस है तो अलग, बैक्टीरिया है तो अलग, सबका अलग अलग प्रिंसिपल है, हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप याद रख लेना। नेक्स्ट सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है, नामकरण क्लासिफाई करके नामकरण करना, उसको इवोल्यूशन के साथ लिंक कर देना, इवोल्यूशनरी रिलेशन के साथ, और सिस्टमेटिकली अरेंज कर देना कौन किसके बाद आया, उसी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक्स। उसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं सिस्टमेटिक, जो कि डिराइव लैटिन वर्ड सिस्टमा, जिसका मीनिंग है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और इसको लिनियस ने दिया था अपने पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचुरा में। ओल्ड टेक्सोनोमी पहले क्लासिफिकेशन नामकरण में क्या करते थे, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखते थे। मॉडर्न टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर भी देखेंगे, along with the structure of cell, that is C, फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस D, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। सो मॉडर्न टेक्सोनोमी का ये बेसिस है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल में सेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सब इंक्लूड करेंगे, तभी जाके हम क्लासिफाई करेंगे, भाग करेंगे ना। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल क्या है कि नेमिंग दो वर्ड का होना पड़ेगा। जैसे मैंगो है तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। सो दो वर्ड का नेम होना चाहिए, और ये जो है लेटिन ओरिजिन इसका होना चाहिए, ठीक है, या लेटिनाइज होना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ इस ओरिजिन। चाहे इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, कहीं भी हो, लेटिन वर्ड से डिराइव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेटिन वर्ड आपका डेड लैंग्वेज है, तो कभी चेंज नहीं होगा। और दो वर्ड का कंसिस्ट होना चाहिए, पहला वर्ड को हम बोलेंगे जीनस, दूसरा को बोलोगे स्पेसिस। टू वर्ड का होना चाहिए, पहला वर्ड जीनस है, दूसरा स्पेसिस। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पेसिस हमेशा स्मॉल लेटर, तो ये भी एक रूल है। और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो टेढ़ा से प्रिंट करेंगे, और जब लिखेंगे तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो जब प्रिंट करोगे तो ये इटैलिक्स में से प्रिंट करोगे, और जब लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे हम ये समझेंगे कि इसका ओरिजिन लैटिन था, तो रिप्रेजेंट इज लैटिन ओरिजिन। और ऑथर का नाम लिखना है तो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखोगे, वो भी स्पेसिस का बाद, जैसे लिनियस नहीं दिया तो लिन लिखेंगे। और इसको हम इटैलिक्स में नहीं करेंगे प्रिंट करने से भी, या अंडरलाइन नहीं करेंगे लिखने से भी। तो ऑथर का नाम आफ्टर स्पेसिस रहेगा, वो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में, इटैलिक्स भी नहीं होगा, अंडरलाइन भी नहीं होगा। सो दिस इज द रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, वेरी सिंपल। अब कैटेगरीज एंड टैक्सोन में देखते हैं। कैटेगरीज क्या है, कैटेगरी मतलब क्या, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी। ट्रेन में जैसे स्लीपर, एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी है ना, तो कैटेगरी मतलब क्या, ग्रुप कर देना बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। टैक्सोन का मतलब क्या है, टैक्सोन सिंगुलर है, याद रख लेना, एंड टैक्सा प्लूरल है, ठीक है, टैक्सा। टैक्सोन का मतलब क्या, ये भी कैटेगरी है, टैक्सोन भी कैटेगरी है, बट कुछ फीचर होना पड़ेगा, बट कुछ फीचर होना पड़ेगा। कैटेगरी मतलब ग्रुप, उसी ग्रुप में कोई फीचर के साथ जो एसोसिएटेड रहेगा उसी का कहोगे टैक्सोन।
जैसे कि इंसेक्ट के पास 3 पेयर ऑफ लेग है, तो 50 इंसेक्ट को हम एक ही साथ एक ग्रुप में रख देंगे, वो हो जाएगा इंसेक्टा। तो इंसेक्टा को हम बोल देंगे आपका कैटेगरी या फिर क्या बोल दोगे आप, ग्रुप। तो ये एनसीईआरटी का कुछ लाइनें मैं बता दे रहा हूँ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर देना, ठीक है। इम्पॉसिबल है सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कन्वीनियंट कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म का भाग कर दोगे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो प्लांट कौन है, एनिमल कौन है, डॉग, कैट, इंसेक्ट क्या है। जब भी हम इसमें से कोई भी टर्म यूज करते हैं, जैसे कि मान लो डॉग, तो आपका ख्याल तो बिल्ली का आएगा नहीं, डॉग का ही आएगा कि उसका क्या फीचर है, भोगता है एंड ऑल दिस। कैट तो नहीं आएगा। अगर मेरे को बोला गया एल्सेटियन के बारे में, तो आप दूसरा के बारे में सोचोगे नहीं, इसी के बारे में सोचोगे। सिमिलरली मेमल कह दिया तो आप मेमल के बारे में सोचोगे कि हेयर है, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी, हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, ये सब बोल रहा है। लाइकवाइज अगर वीट बोला तो आपके दिमाग में वीट का ही पिक्चर आएगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। तो इसी प्रकार से ये सब जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसको मैं अलग अलग कैटेगरी में भाग कर सकता हूँ, और यही साइंटिफिक कैटेगरी इन सब के लिए मैं क्या बोलूंगा, टेक्सा बोल दूंगा, ठीक है। सो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि टेक्सा जो है अलग अलग कैटेगरीज रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट लेवल में। जैसे प्लांट भी एक टेक्सा बनाता है, प्लांट किंगडम है, तो वो टेक्सा हाई टेक्सा हो गया। मैंगीफेरा इंडिका, जैसे मैं बता रहा हूँ मैंजीफेरा मैंगो, वो भी एक उसका फीचर है, तो वो आ जाएगा आपका जीनस टेक्सा में, ठीक है। सो वीट भी टेक्सा है, एनिमल भी, मेमल, डॉग, सब टेक्सा है, बट अलग अलग लेवल में, इसको हम देखेंगे। फिर टेक्सोनोमी का मतलब क्या था, मॉडर्न टेक्सोनोमी का बेसिस हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया अर्ली डेज में क्या होता था क्या नहीं, सिस्टमेटिक्स क्या है देख लिया। जैसे एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग एक बार दिखा दिया आपको। हाँ, यहाँ में ये एक दो लाइनें इसके लिए मैं ये सब लिया हूँ कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आप एक ही प्लांट को एनिमल किंगडम बोल के इसमें सब लिख दो, नहीं, मल्टीपल स्टेप में करना पड़ेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऐसा करके। तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट हेयरarchy ऑफ स्टेप होता है, जहाँ हर स्टेप रिप्रेजेंट करेगा एक रैंक या कैटेगरी। जैसे किंगडम अलग रैंक, क्लास अलग रैंक, ठीक है, किंगडम, फाइलम एक अलग रैंक रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा लोअर रैंक, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, स्पेसीज सबसे लोएस्ट रैंक। तो हायरार्की ऑफ स्टेप है जिसमें ईच स्टेप या रैंक या कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगा। सिंस ये कैटेगरी टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, तो इस कैटेगरी को टेक्सोनोमिक कैटेगरी भी कह देते हैं। और ये सारा टुगेदर टेक्सोनोमिक कैटेगरी को जब हम अरेंज कर लेंगे तो इसी को हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की, जहां में हर कैटेगरी आपको रिप्रेजेंट करेगी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम, स्पेसिस लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर रैंक भी रिप्रेजेंट करेगा, हाईएस्ट रैंक, लोएस्ट रैंक, या फिर आप इसे टेक्सोन भी कह दोगे, प्लूरल में टेक्सा जो कहता है, ठीक है। तो ये सब जैसे इंसेक्ट का कहानी बताया था वो सब बता कर रखा हुआ है। नाउ ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप या कैटेगरीज है, ये एकदम एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है, नॉट जस्ट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि मॉर्फोलॉजी देख के बात किए हो, एकदम जब मैं डॉग कहा तो डॉग का सारा फीचर दिमाग में आना चाहिए, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये तो इसमें कर ही दिया सिमिलरिटी। सो टेक्सोनोमिक स्टडी जितना भी ऑर्गेनिज्म का हो चुका है, उसके वजह से कॉमन कैटेगरी सब डेवलप हो चुका है, और दुनिया का सारा ऑर्गेनिज्म को बेस्ड so all the organism including those in plant and animal have species as the lowest category। हर उसमें आएगा सबसे लोएस्ट तो स्पेसीज ही आएगा। हाउएवर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, तो कैसे रखेंगे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग, कैसे रखोगे। तो ऑर्गेनिज्म का अगर आपको बेसिक ऑर्गेनिज्म को अलग 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 लेवल में आपको भाग करना है, तो आपके लिए उसको बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होगा नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल और फिर उस ग्रुप का क्या क्या कैरेक्टर है वो आपको पता होना चाहिए, एंड उसके बेस में आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज क्या है। सिमिलर वाले को एक साथ रखोगे, फिर डिसिमिलर वाले को निकालोगे, वो किसके साथ सिमिलर मिलता है उसको वहां प्लेस करोगे। तो इस प्रकार से आप भाग कर सकते हो वो क्या क्या रख रहा है। तो इसलिए आप इसे टेक्सोन बोलो, कैटेगरी बोलो, ग्रुप बोलो, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलो, रैंक बोलो, एक ही बात होता है। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की मतलब क्या, टेक्सोनोमिक कैटेगरी को सिस्टमेटिकली अरेंज करने को आप टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हो। और ये है आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो फाइलम एनिमल का केस में कहते हैं और प्लांट का केस में हम डिवीजन कहते हैं, ध्यान रखना। तो स्पेसीज जो है वो लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, किंगडम हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। मान लो 3 स्पेसीज है, एक्स वाई जेड, ये सिमिलर है, तो इसको मैं एक हायर टेक्सा में रख दूंगा, उसे हम कहते हैं जीनस।
तीन जीनस है, 1 2 3, ये तीनों सिमिलर है, तो इन सिमिलर जीनस को हम पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे, उसे हम कहते हैं फैमिली। सिमिलर फैमिली को पर्टिकुलर ऑर्डर में, सिमिलर ऑर्डर को पर्टिकुलर क्लास, सिमिलर क्लास को पर्टिकुलर फाइलम, एंड सिमिलर फाइलम को पर्टिकुलर किंगडम में रख देंगे, ये ध्यान रखना। तो आपको पूछेगा पर्टिकुलर ऑर्डर को कहाँ रख, सिमिलर ऑर्डर को कहाँ रखोगे, तो उसको ऊपर होने में, तो उसका ऊपर क्या है, क्लास। और आप यहाँ तक अप टू फैमिली आप कॉमन कैरेक्टर का बेस में भाग कर सकते हो, जैसे लायन, टाइगर, चीता, इनमें कॉमन कैरेक्टर है, दहाड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, ठीक है, कार्निवोरस है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे आप कॉमन कैरेक्टर में भाग कर लोगे, बट ऑर्डर से जब ऊपर जाओगे तो आपको ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेगा नहीं। जैसे कि मैं बात करूं, मछली और टाइगर, ये दोनों आ जाते हैं आपका कोर डाटा में, ठीक है, कोर डाटा फाइलम में आ जाता है, तो उनमें कॉमन कैरेक्टर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो एग्रीगेट कैरेक्टर निकाल के हम कोर डाटा में रखे हैं। तो ऑर्डर से ऊपर जब आप जाओगे तो आप भाग करोगे एग्रीगेट कैरेक्टर पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि नीचे से ऊपर आप जितना जाओगे कॉमन कैरेक्टर कमता है, जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, बट ऊपर से जब नीचे आओगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएगा एंड जनरल कैरेक्टर घटते जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 80% चांस है क्वेश्चन यही का जितना भी बताया इसी कंसेप्ट से आने का। ओके, ये सिस्टमेटिक्स का बात कर रहा है कि सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के साथ साथ इवोल्यूशनरी अकाउंट भी टेक इन करता है। अब स्पेसिस, स्पेसिस क्या है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रेट करे फ्रीली एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, उसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे स्पेसिस। मान लो 4 है, 1 2 3 4, ये क्लोजली रिलेटेड है, आपस में इंटरब्रीट कर सकते हैं फ्रीली नेचर में, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो इन चारों को हम सेम स्पेसिस बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ये स्पेसिस कंसेप्ट दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, जो शुरू में हमने देखा। सिमिलर स्पेसिस को कहाँ डालोगे, जीनस में, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसिस। जैसे पैंथेरा जीनस है, उसमें आ जाएगा आपका स्पेसिस चीता, पर्डस, टाइगर, टिग्रिस एंड लायन, लियो। इसका मैं एक बढ़िया से याद करने का एक चार्ट दे दूंगा, डोंट वरी, यहाँ बस एक बार दिखा दे रहा हूँ। सिमिलर सोलेनम जीनस है, तो उसमें आ जाएगा मेलोंजिना, ट्यूबरसम एंड, ठीक है, एम एन टी, निग्रम, सोलेनम निग्रम भी आ जाएगा इसमें। सिमिलरली सिमिलर जीनस को आप पुट करोगे पर्टिकुलर फैमिली में, तो ये सब एग्जांपल है, ठीक है, देखेंगे हम, डोंट वरी। यहाँ बस ये दिखा रहा हूँ, क्लास में आप किसको डालोगे, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को डालोगे, ओके। और कार्निवोरा का एग्जांपल टाइगर, कैट, डॉग आता है, प्राइमेटा में ह्यूमन, मंकी, जिबॉन्स, गोरिल्ला, ध्यान रखना। फाइलम में इंक्लूड होगा सिमिलर क्लोजली रिलेटेड क्लास, जैसे कोर्डेटा में आ जाएगा पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, चेस्ट, मैमलिया। ये सारा क्लास इस फाइलम में आया, क्यों, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट है नोटोकॉट, डोर्सल हॉर्न, न्यूरल सिस्टम, ठीक है, कॉमन फीचर प्रेजेंट है, आपका जनरल कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसलिए इन पांचों क्लास को इस फाइलम में डाल दिया गया। और किंगडम, जैसे एनिमल किंगडम में 11 फाइलम है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफरा, प्लेटिलमिंथा, एस्केलमिंथा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडर्मा एंड कोर्डेटा। तो इन सारा फाइलम को डाल दिया गया किंगडम में, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज एनिमलिया, एनिमल किंगडम। तो ये देख लिया, तो ये सब याद करने के लिए आप प्लांट और एनिमल का अलग अलग से करोगे तो इजीली याद हो जाएगा इस प्रकार से कि एनिमलिया है, तो एनिमलिया में फाइलम क्या होगा, कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा में आपका 10 आ जाएगा, कोर्डेटा, कोर्डेटा में क्लास आ जाएगा आपका एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमिलिया, ठीक है, क्लास, सॉरी पीसेस नहीं आएगा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमिलिया, पाइसेस इज सुपर क्लास, ओके, ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट मेमिलिया, अब ये क्लास है तो मेमिलिया में इंक्लूड, ये क्लास है तो इसमें ऑर्डर इंक्लूड होगा, तो क्या क्या ऑर्डर रहेगा, कार्निवोरा, प्राइमेटा। कार्निवोरा में क्या आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा फेलिडी, कैनिडी, फेलिडी का जीनस आ जाएगा फेलिस एंड पेंथेरा, एंड पेंथेरा में आ जाएगा लियो, टिग्रिस एंड पर्डस, ठीक है। तो टूटते जा रहा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। सिमिलरली प्राइमेटा ऑर्डर में सब एग्जांपल था, उसमें इंक्लूड आएगा फैमिली होमिनिडी, होमिनिडी में जीनस स्पेसिस आ जाएगा होमोसेपियंस, हम लोग जिसका क्लासिफिकेशन है। प्लांट का सिमिलरली किंगडम, डिवीजन 5 एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का क्लास है डाइकोट, मोनोकोट। डाइकोट का ऑर्डर है बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, पोलिमोनियल्स, क्योंकि सफिक्स एएलईएस आता है, याद रखना एएलईएस। पोलिमोनियल्स में फैमिली आ जाएगा कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, इसका सफिक्स है एसीएई, ये किसके बेस में, तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का बेस में। एंड फिर सोलेनेसी फैमिली में आपका जीनस क्या आ जाएगा, डीपीएस, दतुरा, पेटूनिया एंड सोलेनम, सोलेनम में आ जाएगा एमएनटी, मेलेंजिना, निग्रम एंड ट्यूबेरोसम। सिमिलरली सेपिडेंस में आ जाएगा फैमिली एनाकार्डियेसी, आमोला, जिसका साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका।
मोनोकोट में आ जाएगा पोएल्स ऑर्डर है, उसका फैमिली पोएसी, जीनस स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम व्हीट का। तो आप जब ऐसा प्रैक्टिस कर लोगे ना, एकदम आंख बंद करके प्रैक्टिस होना चाहिए और ऐसा, तो आपको सब ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। फिर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, जीनस स्पीसीज, एनिमल हुआ तो हम सब स्पीसीज कहते हैं, अगर आपका प्लांट हुआ तो हम वेराइटी कहेंगे, सब स्पीसीज नहीं कहेंगे, और बैक्टीरिया हो तो हम स्ट्रेन कहेंगे, ये याद रखिएगा। और ये क्लासिफिकेशन वो दो चार्ट के साथ ही कंप्लीट हो रहा है एक्सेप्ट इसको छोड़ के। तो आपको पता ही है, अगर मेन का बात करें तो क्या है, फाइलम कोर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेटा, होमिनिडी, होमो सेपियंस। फिर मैंगो का बात करें, अभी देखा था हमने एंजियोस्पर्म, डाइकोट, सेपिंडस, एनाकार्डिस, मेंजी। एंजियोस्पर्म का देखें तो एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, पोएल्स, पोएसी, ट्रिटिकम, एस्टिवम। हाउस फ्लाई के लिए याद रख लेना, साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, मस्का तो मस्किडी, ठीक है, मस्का है तो जीनस फैमिली है मस्किडी। डिप्टेरा, DIA याद रख लेना, डिप्टेरा, इंसेक्टा एंड आर्थ्रोपोडा। ऑब्वियसली हाउस फ्लाई इंसेक्ट है, फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा, तो डिप्टेरा ही याद रखना, यही बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो यही एक इंक्लूड नहीं हुआ, बाकी ये तीनों इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसमें एंड इसमें, ठीक है, ओके। और प्लांट के लिए यहाँ में मैं एक बार सफिक्स और एक बार दिखा दे रहा हूँ कि फैमिली का सफिक्स ACAE होता है, ACAE इन केस ऑफ प्लांट, और एनिमल का सफिक्स होता है फैमिली का IDA। ऑर्डर का प्लांट का सफिक्स होता है ALES, बट एनिमल का ऑर्डर का सफिक्स नहीं होता, ये चीज याद रख लीजिएगा थोड़ा। तो इसके साथ एक छोटा चैप्टर भी खत्म। 90% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन बनने का चांस है, यहाँ से और यही दो ग्राफ से नीट 2026 में इससे और इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही 3 से 95% प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये प्रैक्टिस करके याद करना है, और मिलते हैं हम अगले क्लास में और अगले चैप्टर का रिवीजन सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।